है कि सरकारी नौकरियां इस देश में 2% है। सरकार सभी लोगों को नौकरियां भी नहीं दे सकती। एक मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने से आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं चीजों को, क्योंकि आज जो चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद से सरकारी नौकरियों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का ज्यादा तवज्जो बढ़ा है। सरकारी नौकरियां इस देश में मात्र 2% है, 98% आज भी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। युवा हैं, आप तो अपनी बातों को रख सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सबसे पहले परिचय हो जाए आपका। सबसे पहले तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कैमूर जिले का। जी जी। और मैं यहाँ पे एक रिलेटिव के यहाँ आया हुआ था। युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो बिहार में किस तरह का परिवर्तन रहा है? जो वर्तमान में सरकार है मोदी जी की और पहले जो सरकार रही है, उनमें हम किसको बेटर मानते हैं? किसकी सरकार में बढ़िया काम हुआ है विकास के मुद्दों पर? अगर विकास की बात करेंगे, अलग अलग पहलुओं की बात करेंगे, तो देश में कहा जाता है और पिछले की भी बहुत सारी सरकारों का ये कहना था, अगर देश में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करवाना हो, देश के अंदर कभी एक इकोनॉमिक आर्थिक विकास का काम करवाना हो, तो एक राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत होती है। और अगर आप देश में देखेंगे कि जब भी बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो अटल की सरकार आई हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार आई हो, तो इस देश के अंदर हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ। एक स्टेटमेंट है अमेरिका के राष्ट्रपति का, अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका आज इसलिए सबसे दुनिया का रिचेस्ट कंट्री नहीं है कि अमेरिका के पास लोगों के पास बहुत पैसा है। अमेरिका इसलिए दुनिया का सबसे अमीर देश है क्योंकि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलिसीज बनती हैं, सरकार में कमियां रहती हैं और कमियां हर सरकार में रहती हैं, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, मैं एज ए स्टूडेंट, मैं स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, बीएचयू के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि शायद अभी तक मैं अपने होश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं देखा हूँ। विकास हुआ है पूरे देश में? विकास पूरे देश में हुआ है। देश का मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं है। संस्थानें बढ़ी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हैं, IIT जैसे संस्थानें बनी है, IIM जैसी संस्थानें बनी है। हाँ, कुछ क्षेत्र अभी भी विकास के चरणों को नहीं पा पाए हैं, कुछ समाज अभी भी उन चीजों से वंचित है, उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को रोजगार पे काम करना चाहिए। इस देश के बहुत सारे युवा, क्योंकि सरकार जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, सरकार को सबसे पहले अपने पॉलिसीज के ऊपर काम करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को पहले काम मिले, फिर बाहर के लोगों को काम मिले। जो एक पार्टी विशेष द्वारा और लोगों द्वारा जो कहा जा रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है विकास तो कर रही है लेकिन पूरे संस्थाओं को बेच रही है, भारत के नाम से कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर इसकी मैं जानकारी दूं तो ये बेचना नहीं कहा जाता, ये पॉलिसी 1990 में आई थी। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, दैट इज अ क्लोज इकोनॉमी। देन आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह डिसाइडेड कि इससे काम नहीं चलने वाला है। नाउ द इंडियन इकोनॉमी विल बी ओपन फॉर एवरीवन, where all the investors of India and outside of the investors come to each country and invest each other। हर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये व्यवस्था कांग्रेस की लाई हुई व्यवस्था है और उसके अंदर LPG आया था। वन इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर निजीकरण था, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करना था, पॉलिसी के अंदर सुधार करना था और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था। अगर सरकार, सर आपसे ही मैं बात करना चाहता हूँ, आप रेलवे की स्थिति देखिए, अगर आपके अंदर सच्चाई बताइए, जो ट्रैक के ऊपर गंदगी पड़ी रहती थी, प्लेटफॉर्म पे गंदगी पड़ी रहती थी, सरकार ने यहाँ पे काम किया है कि नहीं किया? रिजर्वेशन पे काम हुआ है, दफ्तर पे काम हुआ है। दूसरी चीज, ये पॉलिसी सर ऐसा नहीं है कि देश की संपत्तियां जीवन भर के लिए बेची जाती है। उसको जब हमारा कोई पैर खराब हो जाता है तो हम उसको दिखाने का काम करते हैं। जब सरकारी संस्थानें अपने ढंग से काम नहीं की तो ये पॉलिसी कांग्रेस का ही लाया हुआ पॉलिसी था कि इसको प्राइवेटाइज करके कुछ समय के लिए इसकी स्थिति को सुधारा जाए और ऐसा हुआ है। सरकार ने ऐसा देखा, जैसे कि एयरलाइंस का ही देखिए, सरकार का रेलवे का देखिए। रेलवे के अंदर जो आप देखते थे कि पहले के खाना में छिपकली आ जाती थी, सांप मिल जाते थे, आज IRCT को दिया गया तो उसके अंदर स्वच्छता के साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान दिया गया। ये ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए रेलवे प्राइवेट कर दिया गया है तो हमेशा वो बेच दी गई है। कुछ समय के लिए हम ही क्या करते हैं कि जब हमारा काम खुद से नहीं चलता है तो हम उस संस्थाओं को कुछ समय के लिए
उस आदमी के पास रखते हैं जहां से व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। तो अगर व्यवस्थाओं सुधारने को बेचना कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूं। ये सुधार की प्रक्रिया है, दुनिया के सारे देशों ने प्राइवेटाइजेशन किया है, तो भारत भी कर रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये कांग्रेस की लाई हुई पॉलिसी। विपक्ष एक और बात कर रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, पूरे यूजलेस हो गए हैं, पढ़ पढ़ के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, बनारस सर अभी भी प्रयागराज तमाम शहरों की बात की जाए तो वहाँ लड़के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही है, और निकल भी रही है तो उसका पेपर लीक हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सर, पेपर लीक की समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। मैंने अभी बिहार में, मेरा भी 10+2 में इकोनॉमिक्स में हुआ वहां पर, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। आपने ये भी देखा होगा कि बिहार में अभी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां थी जहां पे बच्चे ही नहीं मिले। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक चीज तो शायद कम होगी कि वैकेंसी आए और उसमें लोग फार्म हाँ, ये शायद कुछ ऐसे है तो 100 लाख डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे, SSC, इसके अंदर 100 सीट है तो 5 लाख फॉर्म पड़ रहा है, तो इसके ऊपर काम करना होगा। एक्चुअली क्या दिक्कत है कि सरकारी नौकरियां इस देश में 2% है। सरकार सभी लोगों को नौकरियां भी नहीं दे सकती। एक मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने से आपसे रूबरू करवाना चाहता हूं चीजों को, क्योंकि आज जो चीजें हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद से सरकारी नौकरियों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का ज्यादा तवज्जो बढ़ा है। सरकारी नौकरियां इस देश में मात्र 2% है, 98% आज भी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं बड़ी हैं, सरकार को नौकरी पर भी तो उसका भी ग्राफ तो ऊपर ले जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार दे सकती है सरकार, सरकारी रोजगार दे सकती है, इसके ऊपर आप चीजों को नहीं कह सकते। रोजगार मिलना चाहिए, स्किल मिलना चाहिए, लोगों को जिस उनकी योग्यता है उसके हिसाब से काम मिलना चाहिए। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि व्यक्ति की क्षमता है 50,000 कमाने की, लेकिन वो 10,000 पे काम कर रहा है, वो भी देश की बेरोजगारी है। यहाँ पे काम करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जितना स्किल है उसको उतना काम मिले, उसको उतना पैसा मिले, तब देश की पर कैपिटा इनकम और देश की इनकम में इजाफा होगा। आपने काफी मुद्दों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और बताया है। एक मुद्दा और आपके सामने रखना चाहेंगे, जो महंगाई बढ़ी है उस पर। सर, अगर दुनिया की ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करेंगे, महंगाई को हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, तो देश के अंदर महंगाई का जो अभी दर है वो 5 से लेकर 6% के बीच है। अगर हम कोरोना के बाद, कोरोना जैसे जब महामारी, पैंडेमिक महामारी आई, अगर उसकी बात करें तो दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट कंट्री मानते हैं, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें रशिया आता है, जिसमें चाइना आता है, आप सब विश्वास नहीं करेंगे, उनका इन्फ्लेशन ग्राफ 12 से 13% का है। पाकिस्तान आपके जस्ट बगल में है, हमारे यहाँ उनके यहाँ इंडस रिवर का पूरा एक फर्टाइल एरिया बनाता है, उस देश के अंदर महंगाई की दर 23 से 24% है। अगर भारत में महंगाई अगर 5 से 6% है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि देश में महंगाई है। हाँ, लेकिन जिस देश के लोग 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देने की जरूरत है, उनके लिए महंगाई सच में बड़ी चीज है, क्योंकि उनके लिए महंगाई का असर सीधे उनके जेब पे पड़ता है। तो सरकार उनके इनकम बढ़ाने का काम करती है। सर, महंगाई बढ़ेगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा। पहले आप बात करेंगे चीनी 5 रुपया किलो था, 1 रुपया किलो था, आज वो चीनी नहीं मिलेगी। पहले लोगों की इनकम भी उसी हिसाब से थी, पहले के लोगों की इनकम 3 रुपए 4 रुपए बहुत होती थी, आज इनकम भी ज्यादा हुई है, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। जब जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन रेट का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ेगा। अभी आने वाले दिनों में चुनाव है, कहीं जगह पर हो चुका है और कई जगह पर बाकी भी है। यदि आप मतदान करने जाते हैं तो किन मुद्दों पर आप चुनाव करना चाहेंगे और किसी सर, हमें मतदान करना है, हम 1 तारीख को मतदान जरूर करने जाएंगे। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा मतदान में, और मैं जरूर ऐसी सरकार को चाहूंगा कि जो देश को स्टेबल रख सके। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ सरकारें बदल जाती हैं। अगर डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी चाहिए, किसी देश को बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, किसी देश को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट का स्टेबल होना बड़ा जरूरी है। तो लाजमी सी चीज है कि जो स्टेबल गवर्नमेंट हो सके, जो आने वाले भविष्य को जो उनके रोड मैप है। सर देखिए, दैट इज द यूटिलाइजेशन प्रोसेस। आपको रात दिन एक ही रोटी और दाल मिले, बहुत अच्छा हो, तड़का मार के मिले, एक दिन मन भर जाता है। तो सेम जनता का भी वही सिस्टम होता है। सरकारें कितना भी अच्छा काम कर ले, एक समय के बाद लोगों का पेट भर जाता है, एक समय के बाद लोग चॉइस अपना चेंज कर लेते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से अभी सरकार को मौका देना चाहिए, और सर मौका है भी, सरकार आ भी रही है जहां तक ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए तो। और सरकार को कम से कम 15 साल का जो इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, जो रोड मैप तैयार कर रखा है इस देश के विकास के लिए, उस पर अभी तक इनको काम करने का मौका देना चाहिए।
जरूरी चीज है कि किसी की सत्ता बपौती नहीं होती है, जरूर बदलना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ही अपने घर का एक प्लानिंग किया है और मैं वहां से गायब हो जाऊं, फिर दूसरा प्लानिंग करे, तो देश का विकास जो पिछले समय से होता रहा है उस हिसाब से ना हो, देश एक डेवलपमेंट के पथ पे चले, एक स्टेबिलिटी के साथ चले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप चाहते हैं कि वर्तमान की सरकार को आने वाले दिनों में समय देना चाहिए और जनता को इधर उधर के बहकावे में न आकर सर जनता का विकास का मुद्दा है उस पर चुनाव करना चाहिए? बिल्कुल सर, जनता इंडिविजुअल है और डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि एवरी इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट्स और हर व्यक्ति की अपनी वोट की वैल्यू होती है। और इसके अंदर ये कुछ नहीं है, उसको जिसको जो पसंद हो, जिसको लगता हो कि देश के विकास में एक आहुति देनी चाहिए, जिनको लगता हो कि उनके लिए ये कैंडिडेट अच्छा कर सकता है, उस व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। पार्टियां आनी जाती रहती है सर, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। और ये सब बड़ी अफवाह की बातें हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है कि अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इसको जिस हिसाब से, ये मोनार्की सिस्टम नहीं है, ये मिलिट्री रूल नहीं है, ये डिक्टेटर रूल नहीं है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फीचर्स है कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है लोगों को कि आप इसको जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। जिस दिन यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी से किसका ज्यादा परचम हो सकता है, वो राजीव गांधी की लहर को कौन भूल सकता है अगर इतिहासकारों की। जब बड़े बड़े सुरमाओं की स्थितियां गिर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी कोई बहुत बड़े ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन जनता का मूड बनेगा, जिस दिन जनता को लगेगा कि अब उनको बदलना चाहिए, बिल्कुल बदल देगी। लोकतंत्र किसी तरीके से कभी लोकतंत्र खतरे में पड़ ही नहीं सकता। एक और मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन और एक सवाल आपसे रखना चाहेंगे। जो लोगों के बीच एक बात अफवाह की जाए या हकीकत की जाए या फिर आने वाले दिनों में हो भी सकता है, जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, संविधान बदलने वाला है, जैसे ही मोदी जी की सरकार बनेगी संविधान बदल जाएगा और जो अनुसूचित जाति और तमाम आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा और विशेष करके आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। तो किस नजरिए से आप आरक्षण को देखते हैं? क्या अभी भी दबे कुचले लोग या फिर दलित समुदाय के लोग हैं वो आज भी निचले स्तर, उनको किस तरह से बराबरी के दर्जे पर लाएगी? सर लोगों के अंदर जो आपने मेरे से 3-4 सवाल इसमें पूछे और मैं तीनों चारों सवालों को अलग अलग करके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले आपका सवाल ये था कि आरक्षण, लोगों का कहना है कि सर ये आरक्षण खत्म कर देंगे। सर अगर बात करें थोड़ा सा इतिहास की आरक्षण की, अगर आपके पास समय हो तो मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। आरक्षण की व्यवस्था 10 साल की थी और व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 सालों के अंदर समाज के उन सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को जो समाज की मुख्य धारा में नहीं, उस मुख्य धारा में जोड़ देना। हर सरकारों ने जब तक कोई मुख्य धारा में नहीं जुड़ता है तब तक हम उसको बढ़ाते जाते हैं। तो अगर इस सरकार ने भी 2 बार 10 सालों में इस सरकार ने भी बढ़ा दिया तो आपको किस हिसाब से लगता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? इस सरकार ने एक और बड़ा काम किया, अगर आप देखें आरक्षण के ऊपर तो एक लिमिटेशन से आरक्षण की 50% से ज्यादा नहीं जा सकता। इस सरकार ने उन स्वर्णों का भी ध्यान रखा जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको भी आरक्षण देने का काम किया। सर आरक्षण का फायदा नौकरी में और एडमिशन में ही है ना, बाकी स्किल में तो है नहीं। और मैंने आपसे भी बात कहा कि देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां, और जगह कहां पे आरक्षण आपको देखने को मिलता है। तो अगर 2% के लिए इतना बवाल है, सर ये जिंदगी में खत्म होगा कि नहीं होगा? और इसको अगर कोई खत्म ही करेगा तो उसी समाज का आदमी करेगा जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, सारे के सारे लोग बराबर हैं, ये सरकारें को खत्म करने का किसी में दम नहीं। दूसरा सर आपका सवाल था, कौन सा सवाल था सर? दूसरा सवाल ये था कि लोकतंत्र हमारे खतरे में है और जो समान लोगों को आपको समान लाना चाहती है प्लेटफॉर्म पे सरकार, और लोगों की उम्मीद है कि आरक्षण खत्म करे तो ये एक समान लाए। इसको आप किस नजरिए से, किस तरह से सरकार दलित समुदाय का मुसहर बिरादरी में आज झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने और खाने के लिए नहीं है, वस्त्र भी नहीं बच्चों को मिल पाता, तो किस तरह से समान अधिकार मिल पाएगा यदि आरक्षण खत्म होता है? तो आप सर मैंने आपसे अभी बात किया कि इस देश में अभी फिलहाल में चाहे वो बीजेपी की सरकार बने चाहे वो इंडी गवर्नमेंट की सरकार बने, आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ आर्थिक सुधार हुआ है। आप SC/ST क्लास की बात करेंगे, उसमें आर्थिक सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सर सिर्फ आर्थिक सुधार से आरक्षण खत्म हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। समाज में सामाजिक सुधार बड़ा जरूरी है। सामाजिक सुधार क्या है सर? किसी SC/ST क्लास के पास बहुत पैसा है, उसने अपने लिए घर मकान बनवा लिया, लेकिन गांव के लोग उसको उस इज्जत से आज भी नहीं देख रहे हैं, वहां पे आरक्षण की जरूरत है। कभी कभी लोगों का ये सवाल होता है कि वो तो अमीर हो गए हैं,
उनके पास उनके घर में 2 नौकरियां हैं, फिर भी उन्हें आरक्षण क्यों मिल रहा है? हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधरी है। सामाजिक स्थिति तब सुधरती है कि जब वो साथ में बैठकर खाना खाने लगे, साथ में एक दूसरे के घरों में शादियां होने लगे, वो सामाजिक सुधार होता है। और जब जिस दिन इस देश के अंदर वो सुधार हो जाएगा, उस दिन आरक्षण को आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरक्षण अपने आप हट जाएगा। क्या लगता है आपको कि यदि पैसे हो जाए, समान का अधिकार हो जाए, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं, नीचे जाति जिसे लोग अछूत मानते थे पहले, उनकी घर की बहन बेटियों को अपने घर ले जाएंगे और अपने घर की बहन बेटी को उसमें ले जाएंगे? क्या मानते हैं आने वाले दिनों में यदि ऐसा होता है? बिल्कुल सर, हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आप पिछले 25 से 30 सर, आप बात करते हैं कि आरक्षण बीजेपी की सरकार में खतरे में पड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में किसी होटल में एक टैग लगा होता था, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि लगा होता था, यहाँ पे अछूत जातियों को अलाउ नहीं है। क्या आप बता दीजिए, आप कहीं बनारस से अगर आप इस गाजीपुर में किसी भी जगह पे, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर एक छोटी जाति खाना नहीं खा सकता और एक बड़ी जाति वहां पर उसको मना कर दे? आपको क्या दिख रहा है ऐसा? तो आरक्षण की व्यवस्था सुधार अब हो रहा है कि पहले हुआ था? अब तक तो मतलब नहीं है, किसी होटल में इस तरह का बैनर पोस्टर नहीं लगा है। होटल में क्या, आप किसी जगह पे जाइए, कोई पार्क में जाइए, कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, आपको ये जो पहले की व्यवस्थाएं थी, आरक्षण तो सर बहुत बाद में ये बता रहे हैं आपको कि 1980 के बाद का कहानी है। उसके बाद ज्यादा समस्या थी कि आज ज्यादा समस्या है? आज SC/ST का अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि पहले कर पा रहा था? व्यवस्थाएं तो वही है। सब कब से ज्यादा सबसे अपने आप को सुरक्षित फील कब कर रहा है? इस सरकार में कर रहा है कि पहले की सरकार में कर रहा था? कब आज वो ज्यादा खुलकर जी रहा है कि पहले जी रहा था? आज वो गर्व के साथ अपने आप को, आप देखे होंगे बड़े बड़े दलित लीडर पैदा हो रहे हैं। आज ही क्यों पैदा हो रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की जो है उनको आने का मौका दे रही है। पहले की सरकारों में क्यों नहीं कोई बहुत दलित बड़ा लीडर बन पा रहा है? आप देश के अंदर देखिए, आप बलोतरा में देखिए, एक भाटी करके उभरा हुआ लीडर है। आप चंद्रशेखर को देखिए, बंगाल में देखिए, आपको हर जगह पे, आपको मुस्लिम कैडर में, आपको SC/ST क्लास में बड़े बड़े दलित लीडर उभर कर आ रहे हैं। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो क्या वो निकल पाते? अगर मैं यहाँ पे, अगर मोदी का डिक्टेटरशिप चलता तो क्या उन नेताओं को उभरने देता? तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उभरने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि आपका लोकतंत्र बहुत सुरक्षित हाथों में। आने वाले दिनों में सरकार को मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर, मौका देना चाहिए, और जहां तक मुझे लग रहा है कि जनता ने मौका दे भी रही है और पूरी तरीके से दे रही है। और मुझे लगता है कि 300 प्लस सरकार का, ये 400 का तो भरम नहीं पालना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस सीटें आ भी रही है सरकार की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। तमाम दर्शक बंधुओं से भी हम कहना चाहेंगे कि आपके जहन में भी कुछ चल रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही यदि आपको लगे कि नहीं, हम भी कुछ बातें रखना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पूरी आजादी है। हमारे चैनल पर आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा और आप अपनी वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। बाकी जानकारी, बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।